ये एयर बैग्स या सीट बेल्ट सब बेकार की चीज़ें हैं। हेलो नमस्ते, की हाल चाल, सत श्री अकाल। चलिए करते हैं आज की वीडियो के बारे में सीधी बात बिना किसी बकवास। महिंद्रा ने अपनी 3 इलेक्ट्रिक एसयूवीज का टीजर रिवील किया है। इन तीनों ही गाड़ियों को महिंद्रा जुलाई के महीने में रिवील कर सकते हैं। इन तीनों में से एक तो है इलेक्ट्रिक XUV 300, एक है XUV 700 और एक है XUV 900। XUV 300 जो है वो इस साल के आखिर तक शायद लॉन्च हो जाए और उसमें 130 हॉर्स पावर की मोटर होगी, जिसको पावर मिलेगी इसके 40 किलोवाट आवर के बैटरी पैक से। और इस बैटरी पैक से इस गाड़ी को लगभग 300 किलोमीटर तक की रेंज मिल जाएगी। XUV 900 जो है वो एक कूपे SUV है, जिनको इन्होंने ऑटो एक्सपो में भी दिखाया था। इन तीनों ही गाड़ियों को महिंद्रा के UK बेस्ड डिवीज़न मेड ने डिज़ाइन किया है। वैसे इसके अलावा महिंद्रा इस साल के आखिर तक XUV 500 को भी लॉन्च कर सकते हैं। इस गाड़ी में 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलेगा और उसके साथ ही इसमें 1.5 लीटर का ही डीजल इंजन मिलेगा। XUV 500 के लिए 1.5 लीटर का पेट्रोल और 1.5 लीटर का डीजल इंजन छोटा रहेगा, तो इसमें महिंद्रा को 2 लीटर का पेट्रोल और 2.2 लीटर का डीजल इंजन ही देना पड़ेगा। बाकी स्कॉर्पियो की कुछ स्पाई शॉट्स भी सामने आई हैं, जिसमें इस गाड़ी के 6 सीटर वेरिएंट और 7 सीटर वेरिएंट को देखा जा सकता है। 6 सीटर वेरिएंट के मिडल रो में कैप्टन सीट्स होंगी, जबकि 7 सीटर वेरिएंट के मिडल रो में बेंच टाइप सीट्स होंगी। उसके अलावा इसके 9 सीटर वेरिएंट की भी बात की जा रही है, जिसकी लास्ट रो में साइड फेसिंग डबल सीट्स होंगी। तो महिंद्रा को अभी हाल फिलहाल इस गाड़ी को लॉन्च नहीं करना चाहिए और इस गाड़ी को स्कॉर्पियो नाम से तो बिल्कुल भी लॉन्च नहीं करना चाहिए। ये बात सिर्फ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एग्जिस्टिंग स्कॉर्पियो काफ़ी अच्छी है, तो इसको किसी और नाम से ही लॉन्च करें, जैसे XUV 500 को XUV 700 के नाम से लॉन्च किया था। महिंद्रा जब इतनी सारी गाड़ियां लॉन्च कर रहे हैं तो टाटा मोटर्स पीछे नहीं रहने वाले। टाटा सफारी का डार्क एडिशन लॉन्च हो चुका है। ये गाड़ी XT, XTA+, XZ और XZA+ वेरिएंट्स में अवेलेबल है और इसका जो लॉन्चिंग प्राइस है वो लगभग 19 लाख रुपए के आसपास है। वैसे देखा होगा आपने, टाटा मोटर्स अपनी सभी गाड़ियों के डार्क एडिशन को लॉन्च करते हैं, लेकिन सड़क पे गाड़ियाँ बहुत कम दिखती हैं। तो फिर टाटा आखिर इस गाड़ियों को लॉन्च क्यों करते हैं? भले ही इन वेरिएंट से सेल्स कम आ रही हो, लेकिन ऐसे वेरिएंट्स के कारण ना गाड़ी बार बार खबरों में आती है और लोगों के दिमाग में चढ़ती है। ये वेरिएंट जो है सेल्स नहीं देते, एडवर्टाइजमेंट देते हैं। सेल उसी मॉडल के दूसरे वेरिएंट्स देते हैं। वैसे भी आपको तो पता है हमारे देश में काले रंग की गाड़ियों को जो है ज़्यादा अच्छा नहीं समझा जाता, मना ही किया जाता है और बहुत कम लोग ही काली गाड़ी खरीदते हैं। फिर भी टाटा मोटर्स डार्क एडिशन को लॉन्च करते हैं। उसका रीज़न सिर्फ यही है, एडवर्टाइजमेंट, बार बार न्यूज़ में आना, सुर्खियों में बने रहना। उसके अलावा टाटा की कुछ और गाड़ियां भी हैं जो इस साल लॉन्च हो सकती हैं। एक तो ऑल्ट्रस का जो है ऑटोमेटिक वेरिएंट भी आ सकता है, इसमें डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल सकता है। और उसके अलावा टाटा पंच CNG में और डीजल में भी आ सकती है। नेक्सॉन इलेक्ट्रिक के भी एक एक्सटेंडेड रेंज वाले वेरिएंट की टेस्टिंग चल रही है और उसके अलावा नेक्सॉन CNG में भी आ सकती है और एक नेक्सॉन कूपे की भी बात चल रही है जो कि 4 मीटर से ज़्यादा लंबी होगी। हैरियर और सफारी इन दोनों में भी 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन आ सकता है, जिसके साथ 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, 6 स्पीड का ऑटो टॉर्क कन्वर्टर और डुअल क्लच ट्रांसमिशन भी मिल जाएगा। सफारी में 1.5 लीटर का इंजन काफ़ी छोटा रहेगा, इसमें भी 2 लीटर का ही पेट्रोल इंजन आना चाहिए। अब बात करते हैं फोर्ड इंडिया की। जैसे आपको पता ही होगा कि फोर्ड जो है वो इंडिया को छोड़ के जा चुके हैं और इनके इंडिया में 2 प्लांट हैं। इनमें से किसी एक प्लांट को जो है फोर्ड वर्किंग कंडीशन में रखने वाले हैं और उस प्लांट को यूज़ करेंगे ये अपनी इलेक्ट्रिक कार्स के लिए, जिसको इंडिया में बना के बाहर एक्सपोर्ट किया जाएगा और उसके साथ ही अपनी इलेक्ट्रिक कार्स को भी इंडिया में लॉन्च कर सकते हैं। यानी कि फोर्ड के पास जो प्लांट है इसमें फोर्ड अभी भी अपना काम चालू रख सकते हैं। मेरा तो फोर्ड को यही कहना है कि जो आप सस्ती और छोटी गाड़ियों में उतर आए थे ना, ये बड़ी ही ना कॉम्पिटिटिव और बहुत ही प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। इसकी बजाय आप थोड़ी सी प्रीमियम मार्केट में चले जाते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा होता। आप अपनी मस्टैंग को लॉन्च करो, मस्टैंग के बहुत दीवाने हैं, उसको यहाँ पे असेंबल करो। मस्टैंग को, अपनी एक्सपीडिशन जैसी गाड़ी को लॉन्च करो। इतनी बड़ी SUV इंडिया में है ही नहीं। अपना लिंकन ब्रांड जो है वो उतार सकते हो आप इंडिया में। तो थोड़े महंगे की तरफ थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि आपको भी ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट चाहिए और जितनी महंगी गाड़ी बेचोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। फोर्ड जो है ना वो एवरेज ब्रांड से थोड़ा सा ऊपर है, तो उस चक्कर में जो है फोर्ड की गाड़ियाँ बिकती नहीं थी, प्राइस थोड़ा ज़्यादा हो जाता था, सर्विस ये सब भी ज़्यादा हो जाती थी। तो अगर फोर्ड थोड़ा सा प्रीमियम गाड़ियों की तरफ जाएंगे तो इनको काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो सकता है इंडिया में। अभी भी एक बैट और खेल के देख लो कि थोड़ा प्रीमियम गाड़ियों को लॉन्च करो। फोर्ड मस्टैंग, एक्सपेडिशन जैसी गाड़ियाँ और लिंकन ब्रांड की SUVs।
बाकी रॉयल एनफील्ड की जो हंटर 350 है उसको भी टेस्टिंग करते हुए देखा गया है, उसकी भी कुछ स्पाई शॉट्स सामने आई हैं। इसमें सेम वही रॉयल एनफील्ड का जे सीरीज़ का 349 सीसी वाला इंजन मिलेगा और इस गाड़ी का जो प्राइस है वो लगभग 1.7 लाख रुपए के आसपास होगा। किया कैरेंस की लॉन्च डेट भी सामने आ चुकी है, ये 15 फरवरी को लॉन्च होगी और ये प्रेस्टीज, प्रीमियम, प्रीमियम प्लस, लग्जरी और लग्जरी प्लस वेरिएंट में लॉन्च होगी। ये गाड़ी 2 पेट्रोल और 1 डीजल इंजन के साथ अवेलेबल होगी। इसमें 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा जो लगभग 112 bh पावर प्रोड्यूस करेगा। उसके साथ ही इसमें 1.4 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन भी मिलेगा जो लगभग 138 bh पावर प्रोड्यूस करेगा और इसके अलावा 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलेगा जो कि लगभग 112 ब्रेक हॉर्स पावर प्रोड्यूस करेगा। बाकी इसकी लॉन्च से याद आया कि स्कोडा की स्लाविया है उसकी लॉन्च डेट भी सामने आ चुकी है। उसके 1 लीटर वाले पेट्रोल इंजन को कंपनी 28 फरवरी को लॉन्च करेगी, जबकि इसके 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन वाले वेरिएंट को कंपनी 3 मार्च को लॉन्च करेगी। अलग अलग डेट को लॉन्च करने का क्या मतलब है ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा। तो अब बात करते हैं कि मैंने ऐसा क्यों बोला कि ये जो एयर बैग्स है, ABS है या सीट बेल्ट्स हैं, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। वो इसलिए बोला क्योंकि अभी हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मिस्टर नितिन गडकरी जी ने बोला है कि जो रियर सीट में मिडिल पैसेंजर है उसके लिए भी सीट बेल्ट बहुत ज़रूरी है। मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए, सेफ्टी को पूरा ध्यान रखना चाहिए। एयर बैग्स, ABS, EBD, जितने भी एक्टिव और पैसिव सेफ्टी मेजर्स हैं वो सब लेने चाहिए। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आखिर सेफ्टी हम लेते क्यों हैं? एक्सीडेंट के लिए, कि कभी एक्सीडेंट हो जाए तो उसमें इंसान की जान बच सके। पर ये एक्सीडेंट होता क्यों है? ओवर स्पीडिंग, ज़्यादा तेज़ रफ्तार होती तभी एक्सीडेंट होते ना। कभी देखा किसी का घोड़े पे एक्सीडेंट हो गया, घोड़े पे एयरबैग्स थे, या जो बैलगाड़ी थी उस पर एक्सीडेंट हो गया, किसी को नहीं था ना, सिर्फ ओवर स्पीडिंग के कारण। अब आप ये कहोगे कि भाई अगर इतनी ही धीरे चलना है तो फिर घोड़े और बैलगाड़ी पे ही चलते हैं, गाड़ी तेज़ चलेगी तो एक्सीडेंट भी होंगे। हाँ वो बात बिल्कुल सही है, गाड़ी तेज़ चलेगी तो एक्सीडेंट भी होंगे, लेकिन यहाँ बात तेज़ चलने से नहीं हो रही, यहाँ ज़्यादा तेज़ चलने से हो रही है। जो लिमिट बना रखी है उससे ज़्यादा तेज़ चलने की बात हो रही है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? अब कितने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो एक्सीडेंट के बारे में ही वीडियो बनाते हैं कि ये एक्सीडेंट फ़लाँ फ़लाँ जगह में हुआ था, ये हमारे फ़लाँ यूज़र ने हमें इंस्टाग्राम पे भेजी थी। अगर आपके भी पास कोई ऐसे एक्सीडेंट की वीडियो है या ऐसे एक्सीडेंट की कोई फ़ोटो है तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल या मेरे फेसबुक पेज पे अपलोड कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं इस एक्सीडेंट के बारे में। ये एक्सीडेंट तब हुआ जब मिस्टर XYZ अपनी गाड़ी से इस डेस्टिनेशन से उस डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे थे। अचानक ही रास्ते में एक बाइक वाला आ गया, जिसे बचाने के चक्कर में उन्होंने अपनी गाड़ी को राइट तरफ मोड़ दिया। राइट में मोड़ने के कारण सामने से आ रही फलाना ब्रांड की गाड़ी से उस गाड़ी की टक्कर हो गई। जहां आप साफ देख सकते हैं कि टाटा की इस गाड़ी ने कितना अच्छा परफॉर्म किया। जहां टाटा के फ्रंट बम्पर में थोड़ा सा डेंट आया, वहीं इस ब्रांड की गाड़ी के सामने से परखच्चे उठ गए। या फिर कुछ ऐसा होता है कि ये गाड़ी 3 बार पलटी खाकर रोड से उतर गई, लेकिन फिर भी ड्राइवर और पैसेंजर मामूली चोटों के साथ बाहर आ गए। और एंड में क्या बोलते हैं ऐसे बंदे? तो बस यही कहेंगे कि गाड़ी को ध्यान से चलाइए और लिमिट के अंदर चलाइए। पर ये लोग कभी भी ये नहीं बताएंगे कि एक्सीडेंट कैसे रोका जा सकता था। अगर बंदे ने ओवर स्पीडिंग करी तो उसकी ओवर स्पीडिंग को कैसे रोका जा सकता था। तो इसके लिए सिर्फ छोटा सा ही काम करना है, वो नितिन गडकरी जी को ही करना है। नितिन गडकरी जी का एक विज़न है, इन फ्यूचर गाड़ियों की GPS सिस्टम से ही गाड़ी की लोकेशन पता लग जाएगी और उसी हिसाब से उसका टोल टैक्स कट जाया करेगा। अगर टोल टैक्स कट सकता है तो क्या GPS से गाड़ी की स्पीड नहीं आ सकती? GPS से लोकेशन तो आ जाएगी गाड़ी की कि फ़लाने एरिया में है। अब वो सिटी के अंदर है तो उसकी गाड़ी की स्पीड 40 किलोमीटर होनी चाहिए। 40 से ऊपर जाती है उसका चालान आ जाना चाहिए। 40 से जहाँ 50 हो उसका चालान आ जाएगा। हाईवे जब आपका 100 पे या 120 की जो भी स्पीड दे रखी है हाईवे पे और उस पर 150 पे गाड़ी चलती है तो भी उसका चालान आ जाना चाहिए। अब दिल्ली के अंदर तो स्पीड कैमरास लगे हुए हैं ना जगह जगह। लोग कैमरा के सामने आते ही 40 पे कर लेते हैं, कैमरा पार होते ही फिर गाड़ी की स्पीड बढ़ा लेते हैं। तो उससे क्या फ़ायदा? वो तो एक तरीके का स्पीड ब्रेकर हो गया। अब TTC की बसें चलती हैं दिल्ली में, वो चाहकर भी TTC की बस को 40 से ऊपर नहीं चला सकते। इंजन में पावर है कि गाड़ी 40 की स्पीड को पार कर जाए, पर वो पार करती नहीं है। यहाँ तक कि फ्लाईओवर से जब नीचे उतरती ना बस, तो अगर ड्राइवर जो है उसको न्यूट्रल कर देते हैं तो वो गाड़ी जो है 40 को पार कर जाती है, 50-60 तक भी लग जाती है।
पर ऐसी चीज़ ड्राइवर करते नहीं हैं। गाड़ी की जो स्पीड है वो 40 से ऊपर जाने पर हेडक्वार्टर पे सिग्नल चला जाता है कि गाड़ी 40 से ऊपर गई थी और उनको फ़ाइन लग जाता है। तो ये काम नितिन गडकरी जी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को भी बोल सकते हैं। जब गाड़ी के मैन्युफैक्चरर्स गाड़ी में सिटी मोड, स्पोर्ट्स मोड, ट्रैक मोड, स्नो मोड, डर्ट मोड, फलाना मोड, ढिमकलाना मोड डाल सकते हैं, तो जो बात मैं कहूँगा वो वाले मोड भी डाल सकते हैं। अगर कंपनी गाड़ी में सिटी मोड डाल रही है तो उस सिटी मोड में गाड़ी 40 से ऊपर जानी ही नहीं चाहिए। जहाँ बंदे ने सिटी मोड से चेंज करके दूसरा मोड करा, गाड़ी 40 से ऊपर गई, वहीं चलान आ जाएगा जीपीएस से, तो ये चीज़ काबू हो जाएगी। और एक होना चाहिए हाईवे मोड, जहाँ पर गाड़ी हाईवे पर पूरी स्पीड से चली जाए, लेकिन उस स्पीड से ज़्यादा ना जाए जो कि हमारे हाईवेज़ की मैक्सिमम स्पीड है। अगर हाईवे की स्पीड मैक्सिमम 120 है, गवर्नमेंट कह दे कि हाईवे पे जो है गाड़ी की लिमिट कर दो 120 तक, तो गाड़ी किसी भी हाईवे पर 120 से ऊपर ना जा पाए। अगर हमारे देश में कोई हाईवे बनता है जो 140 की स्पीड तक जा सकता है, तो बंदा कंपनी में जाए, गाड़ी को दे, कंपनी में गाड़ी बंदे कॉन्फ़िगर करें, वो गाड़ी की जो स्पीड लिमिट है 120 से बढ़ा के 140 कर दें। तो हमारी गवर्नमेंट को और ऑटोमोबाइल कंपनी को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। जब गाड़ियाँ अंडर स्पीड में चलेंगी ना, काबू में चलेंगी, तो एक्सीडेंट भी कम होंगे और इतने सारे 6 एयरबैग्स, पीछे सीट बेल्ट, आगे सीट बेल्ट, ABS, EVD, इन सब की कम से कम ज़रूरत पड़ेगी। पर इंसान के अंदर ना एक नशा होता है स्पीड का, वो नशा ख़त्म नहीं होगा, उस नशे को ख़त्म करना पड़ेगा। कि जब स्पीड में एड्रेनलिन फ्लो करता है ना शरीर के अंदर, तो बड़ा अच्छा महसूस होता है। तो उस चीज़ की भी इंसान को, गवर्नमेंट को थोड़ा देखना पड़ेगा। उसके लिए क्या करा जाए, हाईवे के साइड पे एक ट्रैक भी बना दिया जाए 5 किलोमीटर लंबा, 10 किलोमीटर लंबा, जिस पे आप अपनी गाड़ी को फुल स्पीड पे चला सकते हो। कुछ छोटी सी एंट्री फीस लगेगी, उस पर आप करो ड्रैग रेस, या अपनी गाड़ी को जितनी तेज़ चलाना चाहते हो चला लो। 2 लेन का बनाओ, 4 लेन का बनाओ, 10 लेन का बनाओ, उस पर लोग आएँ, अपना ड्रैग रेस करनी है ड्रैग रेस करें। देखा ना यूट्यूब पे कितने छपरी यूट्यूबर्स होते हैं जो ड्रैग रेस कर करके दिखाते हैं। क्या लोगों का मन नहीं करता उस चीज़ को ड्रैग रेस करने का? करता है। जब वो छपरी लोग कर सकते हैं ड्रैग रेस, तो बाकी लोगों का भी तो करता होगा मन ड्रैग रेस करने का। मैं नहीं कहता टग ऑफ वार करो, उसमें गाड़ी के इंजन पे, क्लच प्लेटों पे, सब चीज़ों पे लोड पड़ता है, वो मत करो। पर जो छपरी ड्रैग रेस कर रहे हैं, बाकी लोगों का मन भी तो करता है ना करने का। देखा नहीं हाईवे पे बेकार में लोग लगे होते एक दूसरे से बहस करने, वो तेज़ चला रहा है मैं तेज़ चलाऊँगा। वो इंसान के अंदर की चीज़ है, उसको बाहर लाना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आप हाईवे के बगल में ऐसे ट्रैक बना दो जिसमें लोग आपस में ड्रैग रेस करी जाएँ। थोड़ी सी एंट्री फीस रखो उसकी, वो उसमें भी आपको कमाई होगी। ड्रैग रेस करनी होगी, लोग ड्रैग रेस भी कर लेंगे, और उसी ट्रैक का यूज़ आप इमरजेंसी में भी कर सकते हो। जैसे आपने एक हाईवे बनाया ना जिसके बगल में एक हवाई पट्टी बनाई है, जिस पे इमरजेंसी में हवाई जहाज भी उतर सकते हैं, उस ट्रैक पे हवाई जहाज भी उतर जाएंगे। उस ट्रैक की मेंटेनेंस के लिए आपके पास पैसा भी आ जाएगा, जो एंट्री फीस होगी। लोग हाईवे पे जाएंगे मज़ा करने के लिए, साथ ही साथ थोड़ा इंजॉयमेंट भी कर लेंगे ड्रैग रेस करके, या अपनी गाड़ी की टॉप स्पीड लगाकर, जो भी मन कर रहा होगा। इंसान के अंदर की जो एक भावना होती है ना गाड़ी को तेज़ चला के देखने की, वो चीज़ भी खत्म हो जाएगी। फिर बंदा आराम से हाईवे पे रिलैक्स होकर गाड़ी चलाएगा, एकदम पीस ऑफ माइंड। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं इंसान की, कुछ ज़रूरतें होती हैं जो कि इंसान जितना दबाओगे ना वो उतनी बाहर निकलती हैं। तो स्पीड में गाड़ी चलाना भी एक इंसान के अंदर की हैबिट है, और जितना ज़्यादा बंदा यंग होता है उतना ज़्यादा मन करता है स्पीड में गाड़ी चलाने का। तो एक सेफ़ ट्रैक भी दे सकते हो आप लोगों को गाड़ी चलाने के लिए, इससे एक्सीडेंट कम होंगे। मन करता है यार कभी कभी बंदों का गाड़ी तेज़ चलाने का, पर सिटी में नहीं चलाई जाती, दिक्कत हो जाती है। पर वही ना कि खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए ऐसे ट्रैक बनाए जाएं जिस पे लोग अपने चला के देख सकें। तो अगर इंसान को उसकी ज़रूरत की चीज़ें इन कंट्रोल में मिल जाएंगी ना, तो सब चीज़ों का समाधान हो जाता है। तो इतने सारी सीट बेल्ट्स का, इतने एयर बैग्स, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। और बाकी यार चैनल को ज्वाइन करो। ज्वाइन क्यों नहीं करते? कोई अच्छी चीज़ ही बताता हूँ। ऐसा स्टार्टअप खुलेगा ना जो सबके लिए हेल्प करेगा, तो ज्वाइन करो। कब करोगे ज्वाइन? कब से बोलता आ रहा हूँ ज्वाइन करो। तो भाई चैनल को ज्वाइन करो, वरना सारी ज़िंदगी में बोलता ही रह जाऊँगा और कभी कुछ नहीं हो पाएगा अगर आप लोग हेल्प नहीं करोगे, सपोर्ट नहीं करोगे। ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन ज़रूर करें। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब गवर्नमेंट इतने महंगे महंगे स्पीड कैमरा इंस्टॉल कर रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा ज़्यादा थोड़ी ना है, वो एक तरह से स्पीड ब्रेकर का काम है।
पहले बंदे स्पीड कम कर लेते हैं, बाद में स्पीड बढ़ा लेते हैं।